हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज लास्ट फरवरी है, यानी कि 28 फरवरी और 28 फरवरी 2021। दोस्तों कल से मार्च लग जाएगा और मार्च में आपके लिए दो खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। एक तो पहली खुशखबरी आपके लिए कि उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आने की विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है, और दूसरी ये है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है, पेपर हुआ था, उसके बारे में भी चल रहा है कि उसका भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि मार्च में आपको जो 1218 पदों पर, क्योंकि बहुत से लड़के यहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ नहीं निकले रहेंगे तो फिर वो भी पुलिस कांस्टेबल में ज़रूर आएंगे, फिर वहाँ आपके लिए थोड़ा कंपटीशन और बढ़ जाएगा। बाकी 1218 लोग, यानी कि इसके दुगने लगभग 2500 से ज़्यादा लोग इसके लिए फिजिकल के लिए इसमें बुलाए जाएंगे। तो इतने लोगों का इसमें रिजल्ट में नाम आएगा, फिर उसके बाद होगा उनका फिजिकल। तो दोस्तों बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, और भी फॉर्म आप लोगों ने भरे होंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों इसमें परीक्षावाणी से लिए गए हैं, क्योंकि परीक्षावाणी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में लगभग यहीं से देखे जाते हैं और बुक से आते हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। 20 क्वेश्चन है और आपको बताना है कि 20 में से कितने आपके सही हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। कई लोगों के लिए बिल्कुल आसान प्रश्न है और कई लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मुश्किल प्रश्न जरूर होगा। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1977 में, 1986 में, 1972 में, या फिर ऑप्शन डी 1991 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1977 में। तो ये कहाँ हुई थी? तो ये है बागेश्वर। तो बागेश्वर में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना में मुख्य योगदान था ललित मोहन नयाल का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1986 से याद आया, ये है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी कब? 1986 में। 1972 में भी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। तो ये है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य या केदारनाथ वन्य जीव बिहार की स्थापना हुई थी कब? 1972 में। बाकी दोस्तों ऐसे आसान है 1977, 1986, 1972, 1991। भारत की भी कई घटनाएं, कोई नियम, बहुत सी इन्हीं सनों में लगभग हुई हैं। 1991 में हिम तेंदुआ, 1990 और 91, हाँ 1990 और 91 में तो दोस्तों स्नो लेपर्ड की योजना की शुरुआत हुई थी। स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत हुई थी हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए, और 1990-91 में हुई थी हिम तेंदुए के संरक्षण की शुरुआत, ये मैंने आपको बताया। बाकी 1991 और 92 में, ये भी आपको परीक्षावाणी बुक में मिल जाएगा, इसमें हुई थी टाइगर वॉच योजना की शुरुआत। तो ये भी आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो। अगर दोस्तों आप परीक्षावाणी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये प्रश्न भी आपको निश्चित रूप से उसमें मिल जाएगा। कोटली का विष्णु मंदिर स्थित है, ये आपको बताना है पिथौरागढ़ में, चमोली में, बागेश्वर या फिर उत्तरकाशी। अब बहुत से लोगों ने तो इसका नाम ही नहीं सुना है, तो उनके लिए ज़रूर दिक्कत होगी अगर एग्ज़ाम में आए। तो अब आपने देख लिया, अब आपने जान लिया, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो कोटली का विष्णु मंदिर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कहाँ? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ में है, और 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था, और ये भारतीय शैली में बना मंदिर है। और इसके साथ ये कत्यूरी शासकों ने इसका जो है निर्माण किया था, ये आप कह सकते हैं कत्यूरी शासकों ने इसका निर्माण किया था। कोटली का विष्णु मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? ये है हमारा पिथौरागढ़ में। संभवतः माना जाता है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी पर, ये तो आएगा नहीं कि सदी में निर्माण हुआ था, किस शासकों ने बनाया था ये जरूर आ सकता है कि कत्यूरी, इस तरह से पवार, पाल, चंद, इस तरह से आ सकता है। पर कत्यूरी आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, और 2019 में से राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित किया गया था या शामिल किया गया था। इस तरह से भी आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 से 1200 मीटर, 800 से 1600 मीटर, या फिर 1800 से 3000 मीटर, या फिर 2900 से 3500 मीटर। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सोचा है कि 700 से 1200 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो 700 से 1200 मीटर है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब ये शिवालिक तो लिखा है, अब शिवालिक का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता हो ना पता हो।
यह है दोस्तों शिव की भौहें, या शिव की जो भौहें होती है वो शिवालिक का अर्थ यही होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम, ये एग्ज़ाम हुआ था, कोई यूपीएससी नहीं कराया था, उसमें पूछ लिया गया था कि इसका प्राचीन नाम क्या है। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों क्या, मैनाक पर्वत। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी गई चीज़ है। एक आध साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछ लिया गया था। और शिवालिक को ही बहा हिमालय या हिमालय का पाद, ये भी परीक्षावाणी बुक में दिया हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 700 से 1200 मीटर है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी 1800 से 3000 मीटर की बात करें तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है, और उत्तराखंड में मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई मिल जाएगी 1200 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई तक। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है 2900 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें दोस्तों जो एल्पाइन वन होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई हो जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया वो अलग है, मैनाक पर्वत, शिव की भौहें, वो सब आपने एक्स्ट्रा फैक्ट में जान लिया। अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, और जाते जाते आपको वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। और अभी तक आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, क्योंकि वीडियो हमारी हर रोज़ आती है 20 क्वेश्चनों की, तो आप पिछले पार्ट भी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, जो कि है चारधाम बोर्ड से संबंधित है। देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में कब पारित किया गया? देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में कब पारित किया गया? दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2020 में, जनवरी 2019 में, जनवरी 2020 में। अब ऑप्शन देखते ही कई लोग तो वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, देवस्थानम बोर्ड अधिनियम जो विधानसभा में पारित किया गया था, ये दिसंबर 2019 में आपका बिल्कुल सही उत्तर है। डेट तो आएगी नहीं, पर फिर भी आप याद रखेंगे 10 दिसंबर 2019 को ये पेश किया गया था। कहाँ पारित किया गया था? विधानसभा में। हमारे यहाँ विधान सभा ही है और विधान परिषद तो है नहीं, विधान परिषद के लिए अलग नियम होते हैं। और विधानसभा ये किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है किस अनुच्छेद में? 170 अनुच्छेद में। अब ये जीके क्या भी मैंने आपको बता दिया, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। हालांकि पूछा भी जाता है कि विधानसभा किस अनुच्छेद में, तो 170 में। विधान परिषद 169 में है, और विधान मंडल वो है 168 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी अगर ये आए कि इसको राज्यपाल, अब राज्यपाल कौन है बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, फिर भी बता देता हूँ, बेबी रानी मौर्य हैं। और इनको जो ये देवस्थानम बोर्ड अधिनियम है, इसको राज्यपाल ने अपनी अनुमति दी थी कब? जनवरी 2020 में। अब दिसंबर 2019 में आया है, तो विधानसभा ने पारित किया है, तो जनवरी 2020 में राज्यपाल ने अनुमति दी। क्योंकि राज्यपाल की जब अनुमति मिलती तभी राज्य में कोई कानून या कोई ये बनता है, जैसे देश के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ही कोई अधिनियम बनता है। तो इसलिए राज्यपाल के लिए भी जो राज्य से संबंधित जितने भी होते हैं तो राज्यपाल से द्वारा ही होते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, बागेश्वर या फिर चंपावत? तो अनुसूचित जनजाति, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग में। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछिए कि रुद्रप्रयाग में है, और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो ये हो जाएगी कहाँ? हरिद्वार में। रुद्रप्रयाग में लगभग जो साक्षरता है वो है 86% याद रखिए, दशमलव तो छोड़ दीजिए, इतना लगभग है। और हरिद्वार में लगभग 62% के आसपास इसकी जो है कि साक्षरता है किनकी? अनुसूचित जनजाति की। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि उत्तराखंड में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 2013 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अभी दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अभी 10 क्वेश्चन आपसे क्विज के रूप में अंत में पूछे जाएंगे, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बेताल घाट रामनगर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी दोस्तों जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसी तरह से ये भी, हालांकि रामनगर भी कई बार पूछा गया है। बेताल घाट रामनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू, पश्चिमी रामगंगा, कोसी या फिर गोला? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेताल घाट, रामनगर और सोमेश्वर, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा में, और कौसानी, तो ये हो जाएंगे कौन सी नदी के तट पर? कोसी नदी के तट पर।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सरयू नदी के तट पर बात करें तो बागेश्वर और बैजनाथ याद रखिए क्योंकि दोनों ही बागेश्वर में है। कोसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। काठगोदाम ये मैंने आपको बता दिया कि काठगोदाम जो गोला नदी के तट पर है। अब काठगोदाम है तो हल्द्वानी भी होगा ही, हल्द्वानी भी होगा, और हल्द्वानी है तो रानी बाग भी होगा ही क्योंकि ये सब पहले रानी बाग, फिर उससे थोड़ा जाएंगे काठगोदाम, फिर उसके बाद हल्द्वानी, तो ये सब गोला नदी के तट पर है। बाकी पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो दोस्तों पश्चिमी रामगंगा गैरसैंण हो जाएगा, गैरसैंण जो कि पश्चिमी रामगंगा के तट पर है। चौखुटिया गैरसैंण चमोली में है और चौखुटिया अल्मोड़ा में है। और कालागढ़ हो जाएगा, ये भी पश्चिमी रामगंगा के तट पर है। कालागढ़ कहाँ है? कालागढ़ बांध भी है, ये है पौड़ी गढ़वाल में, पश्चिमी रामगंगा पर ये कालागढ़ बांध, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण का प्रथम प्रयास किसने किया था या किसने किया? हर्षवंती बिष्ट, बचेंद्री पाल, डॉक्टर रंजीत राघव या फिर अनिल प्रकाश जोशी। अब आपने ज़्यादातर नाम अनिल प्रकाश जोशी का सुना होगा, बचेंद्री पाल का सुना होगा, हर्षवंती बिष्ट पर इनका आपने नाम नहीं सुना। कई लोग इनका नाम भी सीधे टिक कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है। कई लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे, पर इसका सही उत्तर है दोस्तों गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास जो किया था या फिर प्रभावी पहल जो भी आए एग्जाम में, तो आपको याद रखना है हर्षवंती बिष्ट। इनका संबंध किससे है? पर्वतारोही हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वो किया गया था कब? 1981 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बचेंद्री पाल से भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, हमारे राज्य के ही नहीं और भी राज्यों के में एसएससी जो कराती है, रेलवे जो कराती है, अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 24 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था और ये उत्तरकाशी की नाकुरी गांव की रहने वाली है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद हैं और 1979 में इन्होंने हिस्को की स्थापना की थी। ये आप बिल्कुल याद रखिए, बाकी इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इससे संबंधित अलग प्रश्न है। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा थी, और एग्जाम में पूछा गया था कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो आपको मैं दोनों बताऊंगा क्योंकि आप लोग भी कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लोक भाषा और राजभाषा में। आज आप अच्छे से जान लेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा थी पाली, संस्कृत, प्राकृत, धनपुरिया। अब धनपुरिया बागेश्वर में है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा हो जाएगी पाली और राजभाषा हो जाएगी संस्कृत। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एग्जाम में आता है तो लोक भाषा पाली है और राजभाषा है संस्कृत, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न बना था, तो इसलिए आपको याद रखना है। बाकी कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों, ये इनकी बात करें तो लगभग इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया और इसमें लगभग 14 राजा हुए। और कार्तिकेयपुर राजवंश जो प्रथम परिवार का संस्थापक था वो बसंत देव था। द्वितीय परिवार में जो संस्थापक हुआ वो हुआ दोस्तों उसका नाम था, वो हुआ निम्बर। और तीसरा परिवार जो था दोस्तों वो हुआ सलोड़ादित्य वंश था, उसकी स्थापना की थी इच्छर देव ने। और कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो एग्जाम में बना था ये प्रश्न, तो सुभिक्षु राज उत्तर दिया गया था आयोग के द्वारा, तो आपको भी यही याद रखना। और सुभिक्षु राज ने सुभिक्षुपुर भी अपनी एक राजधानी बनाई थी। बाकी कार्तिकेयपुर, कत्यूरी, आपको कहीं कहीं ब्रह्मदेव, बहुत सारे, क्योंकि इतिहासकारों में खुद ही मतभेद है कार्तिकेयपुर और कत्यूरी में, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। एग्जाम आयोग के द्वारा भी ये उत्तर दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दून घाटी किस जिले में स्थित है? इसी तरह से कनिष्ठ साई के एग्जाम में बना था। दून घाटी किस जिले में स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कई लोगों के लिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। दून घाटी कहाँ है? देहरादून में है। तो ये इस तरह से एग्जाम में 1 नंबर के लिए बना था। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल के रूप में जाना जाता है, या साधना स्थल कहें या कर्म स्थली कहें, जो भी कहें, तो शिव प्रसाद डबराल की साधना स्थल के रूप में जाना जाता है, ये आपको बिल्कुल बताना है। इसी तरह से आया था कि रावण की तपस्थली बैरासकुंड कहाँ है? फॉरेस्ट घाटी में बना था, तो वो हो जाएगा कहाँ? चमोली में। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। बाकी जो 10 क्वेश्चन स्क्रीन पे रहते हैं तो कई लोगों को ना लगे कम है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों आपको भर के मिलता है। शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल या फिर कर्म स्थली कहें तो ये हो जाएगा दुगड्डा। कोटद्वार नहीं होगा, गोपेश्वर भी नहीं होगा, दुगड्डा। दुगड्डा कहाँ है? अब इनकी कर्म स्थली या साधना स्थली, अब दुगड्डा है पौड़ी में, हालांकि कोटद्वार भी पौड़ी में ही है, पर इन दो में आप कन्फ्यूज हो सकते थे। पौड़ी में ही इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1912 को। 12 नवंबर याद ना हो, अगर बार क्योंकि याद रख सकते हैं आप 12 नवंबर 1912, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, क्योंकि
कई इससे जन्म से भी संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था, तो दुगड्डा में हुआ था इनका जन्म। और दुगड्डा को किसने बसाया था? धनीराम मिश्र ने अपने खेत में बसाया था। इस तरह का बुक में दिया हुआ है, धनीराम मिश्र ने दुगड्डा को बसाया था। और लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर है दुगड्डा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी शिवप्रसाद डबराल जी के बारे में मैं आपको एक आध बुक बता देता हूँ जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। वो है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास लिखा है इन्होंने, और ये 12 भागों में या फिर 12 खंडों में, जो भी आए एग्जाम में कितने खंडों में लिखा है, कितने भागों में लिखा है, तो इस तरह के भी एग्जामिनर पूछ देता है प्रश्न, तो 12 भागों में हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक और है, क्योंकि पुस्तक तो बहुत लिखी है इन्होंने, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा, मुर्दा नहीं है मुद्रा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अब शुरू करते दोस्तों मौखिक रूप से क्विज, आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो दोस्तों आपके लिए 11 प्रश्न हैं, अभी तक 10 प्रश्न हो गए हैं और 16 मिनट से लगभग हमारे ज़्यादा हो गए हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो अभी तक वीडियो को देख रहे होते हैं, पर जो लोग देख रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत से क्वेश्चन जो आज तक मैंने आपको कराए हैं, लगभग वहाँ से एक वीडियो मतलब कि 10-12 प्रश्न जो पहला पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे और 10-12 प्रश्न दूसरे पेपर में पूछे गए थे। तो 11 प्रश्न है कि टिहरी बांध में भूस्खलन कब हुआ था, तो ये आपको बताना है 2004 में। सीधे सीधे उत्तर बताऊंगा दोस्तों मैं, क्योंकि ज़्यादा फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। आप सीधे लिखना चाहें तो एक बार फिर से बता देता हूँ, टिहरी बांध में भूस्खलन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 2004 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 12 प्रश्न है। दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ था, अगर आप लिखना चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, नहीं तो आप सुन लीजिए, लिखेंगे तो आपको भी लंबे समय तक याद रहेगा। दुधौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच। ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच में हुआ था दुधौली का युद्ध, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ। दैदीप्तिमान, तो इसी तरह से पूछा गया था। दैदीप्तिमान नक्षत्र राजा, अब मैंने आपको कल ही इनसे संबंधित प्रश्न बनाया था कि जब मौखिक रूप से गढ़वाल का अशोक कहा जाता है तो उन्हीं को दैदीप्तिमान नक्षत्र राजा भी कहा जाता है, किसे? अजय पाल को। ये मैंने आपको बताया था कल, ये तो नहीं बताया था पर गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है ये जरूर बताया था। तो दैदीप्तिमान नक्षत्र राजा किसे कहा जाता है, तो अजय पाल को बीपीडीओ के पेपर में आया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने पढ़ा नहीं था, बहुत कम लोग इसको सही कर पाए। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, ये दोस्तों जीके से संबंधित है, क्योंकि ये भी पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, तो इसका सही उत्तर है 1582 में, क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न अक्सर बन जाते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 15वां प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। अब दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो 707 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अकबर, औरंगजेब, या फिर जो यहाँ से अक्सर आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं, जो महात्मा गांधी का युग है और जो उससे पहले 1857 के बाद का युग है, वो वहाँ से ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और बाकी कुछ प्रश्न जो अकबर है और औरंगजेब, यहाँ से भी इनसे भी प्रश्न मध्यकालीन भारत से भी पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आपको बताना है कि अपने से अलग पुस्तक किसने लिखी, अपने से अलग पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर है गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, अभी जो ये भी लगभग 2 या 3 बार पूछा गया। अगला प्रश्न जो है 17वां प्रश्न है कि काशीपुर की स्थापना किसने की थी, काशीपुर की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काशीनाथ अधिकारी ने की थी, जो कि बाज बहादुर चंद का अधिकारी था। बाज बहादुर चंद दोस्तों इसलिए क्योंकि बाज बहादुर चंद 1638 से 1678 तक गद्दी पर बैठा, तो इसलिए काशीनाथ अधिकारी ने की थी काशीपुर की स्थापना। बाकी काशीपुर का जो नाम है दोस्तों, प्राचीन नाम गोविसाण है, IIM काशीपुर में। बाकी बहुत सारे फैक्ट हैं कि कुमाऊं परिषद का 4था अधिवेशन हुआ था, तो बताने के लिए बहुत कुछ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोर ध्वज। मोर ध्वज से प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं का संबंध किस शासकों से है, तो मोर ध्वज किसका प्राचीन नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं इसके बारे में पहले ऑप्शन बना था, कोई जो हमारा अभी जो ऑप्शन आया था कि शिवप्रसाद डबराल की कर्मस्थली कौन सी है, तो उसमें से ये एक ऑप्शन में है मोर ध्वज का प्राचीन नाम।
तो मोर ध्वज दोस्तों यहाँ से जो प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं, कैसी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं, रजत नहीं है, ताम्र नहीं, स्वर्ण मुद्राएं, तो ये कुषाण शासकों से संबंधित है, कुषाण शासकों से संबंधित है मोर ध्वज से प्राप्त स्वर्ण मुद्राएं। अगला प्रश्न सुनिए 19वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है दोस्तों जीके से संबंधित। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, किस भाग में बताना है आपको, भाग हो जाएगा कौन सा हमारा 9, भाग 9। आज का आपका आखिरी प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1951 में। एक बार फिर से बता देता हूँ जो लोग लिख रहे होंगे, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो 1951 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी मिलेंगे दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।